भगवान के चमत्कार ने सबको हिलाकर रख दिया था। जयपुर के जाने माने प्राइवेट अस्पताल की ये घटना है। लोगों की सोच किस हद तक गिरती जा रही है, इसलिए हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे रह गया है। अगर लोग किसी की मदद कर दे तो वे उसी को नोच खाते हैं, अपने आगे किसी को नहीं देख पाते। 100 में से कोई एक दो ही लोग अच्छे निकलते हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। लोगों की मदद के लिए वे अपने आप तक को मिटा देते हैं। दौलत तो क्या, वे सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। मेरी माँ भी कुछ ऐसे ही लोगों में से थी। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। जिस वक्त मेरा दिमाग हरकत करना शुरू हुआ था, मैं उठना चाह रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा बदन जंजीरों से कसकर बांधा हुआ है। मैं अपने बदन का एक हिस्सा भी नहीं हिला पा रहा था। मेरा पूरा बदन बिल्कुल सुन्न था। मैंने बार बार कोशिश की, मगर मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। मैं अपने बदन के किसी भी हिस्से को हिलाने में नाकाम था। ना मेरे पाँव हिल रहे थे, ना ही मेरी टांगें हिल रही थी। यही हाल मेरी हथेली और बाजू का भी था। मैंने उसके बाद अपनी आंखें खोलकर खुद को बेबसी की हालत में देखना चाहा था, मगर ऐसा करने में भी नाकाम हो गया था। मेरे हाथ इस तरह भारी हो रहे थे जैसे किसी ने उन पर मानो भारी वजन डाल दिया हो, जिनकी वजह से वे खुल नहीं रहे हो। मैं काफ़ी देर खुद को हिलाने डुलाने की कोशिश करता रहा, मगर काफ़ी देर बाद आखिरकार मैंने थक हार कर अपना हथियार डाल दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलकर कान के पास से होते हुए तकिए में डूब गए थे। जाने कैसी बेबसी थी। मैं हाथ हिलाने से भी लाचार था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ? मैं अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर उसके साथ ही कोई कदम कदम चलता मेरे करीब आया था। मैंने आंखें खोलकर उसे देखना चाहा था, आवाज़ देकर उसे बुलाना चाहा था, मगर मैं उनमें से एक काम भी नहीं कर सका था। काश कि उस टाइम मेरी कोई एक उंगली भी हिल जाती। मेरी आंखों में से फिर से आंसू निकलने लगे थे। तभी मुझे अपने पास किसी की चिल्लाती हुई अनसुनी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर साहब यहाँ आइएगा। ये देखिए, मरीज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ ही देर बाद मेरे आसपास शोर सा मच गया था। कदमों की भारी आवाज़ के साथ साथ बहुत से लोगों के एक साथ बोलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। फिर किसी ने मेरी नब्ज टंटोली थी। मेरे दिल की धड़कन को चेक की गई थी। फिर मुझे अपने बाजू में से सुई उतरती हुई महसूस हुई थी। उसके साथ ही मेरा दिमाग फिर से सुन्न होता चला गया था। दोबारा जब मेरा दिमाग होश में आया तो कमरे में पूरी चुप्पी थी। मौत का साया मंडराया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने माथे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ था। उसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी कि डॉक्टर, आज तो जो हुआ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा। वह तो भगवान की कृपा है कि नर्स ने हमें सही टाइम पर खबर दे दिया था, वरना अगर आज होश में आ जाता तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता था। खड़े खड़े हमारी नौकरी चली जानी थी, और उसके साथ ही साथ जो इज्जत की अर्थी निकलती वह अलग से। हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने का मतलब जानते हो ना, किस तरह घबराने की बात है। मैंने तुम्हें कहा भी कि उसका ख्याल रखना, मगर फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है जो नौबत आज यहाँ तक आ पहुँची है। मुझे तुमसे इस तरह लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, आइंदा से तुमको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हर घंटे के बाद ज़रूर आकर उसका चेकअप करना होगा। मैं आइंदा तुम्हारी तरह से कोई लापरवाही या किसी तरह की कोई भी सुस्त काम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। और सबसे पहले उस वार्ड बॉय की ड्यूटी चेंज करवाओ और उसका मुंह बंद करो। जैसे आज उसने शोर मचा मचा कर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लिया था, मुझे उससे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। वह किसी के सामने भी अपना मुंह खोल सकता है। तुम उसका मुंह बंद करवाओ, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ जाए। अगर उसकी जान लेनी है तो भले ही ले लो। अगर पैसे या मान सम्मान की बात है तो उसको इतना पैसे दो कि वह ज़िंदगी में कभी भूल कर भी आज वाले किस्से को ना दोहराए। आज तो हम बाल बाल बचे हैं। अगर हमें आने में ज़रा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। और कुछ भी का मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, या तुम्हें फिर से दोबारा बताने की ज़रूरत है। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया था, जबकि उसके साथ ही दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी जो पहले वाले आदमी को कह रहा था, भला उससे अच्छा इसका मतलब और कौन जान सकता था। उसके साथ ही उसने पहले वाले आदमी को बड़ी फिक्र करते हुए कहा कि उसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोबारा उससे कोई गलती नहीं होगी और वह आज ही उस वार्ड बॉय का कोई पक्का इंतजाम करेगा, जिसके बाद वार्ड बॉय इस अस्पताल के अंदर तो क्या उसके करीब भी दिखाई नहीं देगा। ये सब कहने के बाद ही वह शायद उठकर बाहर चला गया था। ये अंदाज़ा मैंने कदमों की आहट जो खुद से दूर हो जाती है और दरवाज़ा खोलकर बंद होने की आवाज़ सुनकर लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं, मेरे कोई जानने वाले हैं या मेरे दुश्मन हैं। मुझे होश में क्यों नहीं आने दे रहे, जबकि मैं सबको सुन रहा था, महसूस कर रहा था। अगर ये लोग मेरे दुश्मन होते तो मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे होते, क्यों मेरी इतनी देखभाल कर रहे थे। उन लोगों के बारे में मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। मैं उस टाइम भी अपनी आंखें खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था। यूं ही बेजान पड़े पड़े मुझे ना जाने कितने घंटे बीत गए थे, जब एक बार फिर से कमरे का दरवाज़ा खुल गया और कदमों की आहट सुनाई दी। वह कदम मेरे करीब से करीब आते जा रहे थे। फिर किसी ने आकर गीले कपड़े से मेरा मुंह हाथ साफ किया था। साथ ही साथ वह कह रहा था कि न जाने इतने हैंडसम लोग इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखवा कर आते हैं। अब अच्छा भला हैंडसम और नौजवान खूबसूरत लड़का है, ना जाने उसको क्या हो गया है। वे लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से कोमा में है। उसके मुंह से निकलने वाली ये बात मुझ पर एक बिजली बनकर गिर गई थी। मैं पिछले 10 सालों से कोमा में था, इस बात का क्या मतलब था। मैं 10 साल से यूं ही बेजान था और मैं कोमा में था। मेरे दिल की धड़कन एकदम बढ़ने लगी थी और सांस उखड़ने लगी थी। तभी उस वार्ड बॉय ने मुझे ऐसे देखकर शायद किसी को कॉल मिलाया था। 5 मिनट के बाद ही मुझे अपने पास कॉल वाले आदमियों में से किसी एक की आवाज़ सुनाई दी थी, जो जल्दी जल्दी से नर्स को कुछ ना कुछ समझा रहा था। साथ ही साथ मेरा चेकअप भी किए जा रहा था। उसने कल ही की तरह मुझे कोई इंजेक्शन लगाया और फिर से मैं बेहोश हो गया था। दोबारा मुझे होश आया तो फिर भी मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, जबकि मैं देखना चाहता था कि ये लोग कौन हैं जो मुझे ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं होने दे रहे। क्यों मुझे बार बार बेहोशी का इंजेक्शन लगाए रखते हैं। मैं यहाँ अस्पताल में क्यों हूँ। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं कोमा में चला गया था। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। कल वाली 2 आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। वे दोनों मेरी सुधरती हुई हालत देखकर अब भी परेशान हो रहे थे। ना जाने उन्होंने ऐसा क्या किया था जो इतने डर में थे। मैं रिकवर होने के बावजूद भी मुझे ठीक नहीं होने दे रहे थे। ऐसी कौन सी बात थी जो वे अपने डॉक्टर होने का लिहाज भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ मरीज़ की जान बचानी होती है। मगर ये तो कुछ और ही कर रहे थे। वे दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, इस बात से अनजान कि मैं उनकी एक एक बात सुन रहा था। अब मुझे हर टाइम बस इंतज़ार होता कि कब वे आएंगे, सब कुछ बातें करेंगे और मैं उनकी बातें सुनकर अपने बारे में कुछ पता लगा सकूंगा, क्योंकि अब बस यही तरीका था जिससे मैं अपनी पहचान कर सकता था। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर यही कुछ लगता था कि वे मेरे बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। अब बस मुझे जल्द से जल्द अपनी पहचान मालूम करना था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी के सामने किसी तरह का कोई भी हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था, उल्टा नुकसान ही नुकसान था। क्योंकि उन लोगों को ज़रा सा भी मेरी रिकवर के बारे में पता होता तो वे मुझे कोई ना कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे, जबकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा होश में रहना चाहता था। उन आदमियों और उस नर्स के अलावा कोई भी मेरे कमरे में नहीं आता था। मुझे अब उन आदमियों से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वे मुझे जान से नहीं मारेंगे। अगर जान से ही मारना होता तो यूं 10 साल तक कोमा में ना रखते। जान लेने के लिए तो कई तरीके अपना सकते थे। दवाइयों का भारी डोज ही दे देते, धीरे धीरे मर जाता। किसी को क्या पता चलना था, अब तक मेरा किस्सा ख़त्म कर चुके होते। ज़रूर उन लोगों का मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर था। अब यही सब मुझे पता करना था। टाइम बीतता जा रहा था। एक दिन यूं ही मैं अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, जब कोई तेज़ आवाज़ में ऊंचा ऊंचा बोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। आने वाला आदमी बहुत गुस्से में था, जबकि पहले आवाज़ वाले दोनों आदमी उसको बराबर ना जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। वह तेज़ आवाज़ वाला आदमी उन दोनों आदमियों पर बरस रहा था और कह रहा था, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि ये रिकवर हो रहा है।
बताओ क्यों हो रहा है ये रिकवर? मेरी बनाई गई दवाई ऐसी है जो कभी रिकवर कर ही नहीं सकती। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जानते हो ना कि अगर ये होश में आ गया तो क्या होगा? पिछले दिनों मैंने सुना कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने तुम लोगों से कहा है कि मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए। फिर इतनी ज़रूरी खबर मुझे क्यों नहीं बताई गई थी? जबकि पहले दो आदमियों में से एक आदमी ने उससे कहा, जैसा वह समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकले। वह तो उसकी ड्रिप लीक हो गई थी। उसकी बूंद उसकी आंखों पर टपक रही थी। तो वार्ड बॉय उसको आंसू समझ बैठा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो बस सबसे पहले तुमको ही बताते और ये भी कहा कि मेरी रिकवर वाली बात बिल्कुल झूठी है। मेरा ठीक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल पहले जैसा हूँ, एक जिंदा लाश की तरह, बस सिर्फ सांस चल रही है। वह भी सिर्फ उस आदमी की ऐसी बात सुन के मुझे उस पर बहुत हैरानी हुई थी। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया था वह सब एक झूठ था। तभी मुझे अपने गले पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसके हाथ की एक नफरत भरी फुंकार सुनाई दी, जिसने एक पल में मुझे मेरी पहचान करवा दी थी। मुझे अपने बीते हुए कल का एक एक पल याद आ गया था। मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली थी और 1 मिनट में पहले ही अपने ऊपर झुके हुए उस कमीने आदमी को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया था। मुझे होश में आता देखकर कमरे में मौजूद वे तीनों कमीने लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता था और पहचानता भी था। मेरे बदन ने अब काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से उठकर बैठा था, मगर ऐसा करने से मुझे अपने पूरे बदन में एक भारी दर्द की लहर उठी थी। मगर फिर भी मुझे हिम्मत करनी थी। मुझे होश में देखकर वह तीनों मेरी तरफ दौड़े थे, जिसे मैंने धक्का देकर खुद से दूर किया था। अब वह मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उन दूसरे आदमियों पर पड़ी जो खतरनाक लग रहा था और मेरी तरफ बढ़ रहा था, वह एकदम से भागता हुआ कमरे से निकल गया। एक आदमी जल्दी से उसके पीछे लपका था, जबकि दूसरे को मैंने कहा कि वे पुलिस को कॉल करें। 1 मिनट से भी पहले पुलिस वालों को बुलवाने को कहा था, क्योंकि जो कुछ हो चुका था अब बहुत हो चुका था। अब मैं ज़्यादा उस आदमी को छूट नहीं दे सकता था। एक बार पहले भी उस पर मैंने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर ली थी, जिसके कारण मेरी ये हालत थी। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में भगदड़ मच गई थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम कमल है। मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी पैदाइश एक अच्छे और पढ़े लिखे अमीर घर में हुई थी। मेरी मम्मी करोड़पति औरत थी। शहर में उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक था, जिनमें लोगों का मुफ्त में भी इलाज किया जाता था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी दयालु औरत थी। बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करती रहती थी। वह इतनी अमीर होने के बावजूद भी कभी भी उनमें घमंड नहीं देखा गया था। वह बेहद इंसाफ और नरम दिल औरत थी। यही वजह थी कि पूरे शहर में मेरी मम्मी और उनका अस्पताल मशहूर था। जो एक बार मेरी मम्मी से मिल लेता वह हमेशा मम्मी को याद रखता था। मेरी माँ ने 30 साल की उम्र में उन्होंने मेरे पिता से शादी की थी। मेरे पापा एक गरीब घर के लड़के थे। वे बिना माँ के बच्चे थे। उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के साथ रहते थे। उनके पिता को कैंसर हो गया था। वह कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे। मेरे पापा मेरे दादा को अस्पताल लेकर आया करते थे। मेरी माँ उनके बैकग्राउंड और उनके हालत को अच्छी तरह से जानती थी। मेरे पापा और उनके पिता जहाँ पर रहते थे वह लोग अच्छे नहीं थे, उन्हें बहुत तंग किया करते थे। मेरे पापा के चाचा थे, जो उन्होंने पैसों के लिए बहुत तंग किया करते थे। उन्होंने मजबूरी में आकर घर भी बेच दिया था और अपने पिता का भी इलाज करवा रहे थे। वे काम पर भी नहीं जा पाते थे और मेरी माँ ये सब हालत देखते हुए उन लोगों की काफ़ी मदद कर दिया करती थी और कहती थी, तुम लोग वहाँ से निकलकर कोई किराए का मकान ले लो। लेकिन दादा नहीं मानते थे। कहते थे मेरा परिवार है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दादा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पापा उन्हें लेकर मेरी माँ के अस्पताल में पहुँचे और मेरी माँ के आगे दादा हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बस उसको एक सहारे की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो आपको भगवान अपनी कृपा के साये में रखेगा। मेरे दादा जानते थे उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है और उस घर में रहने वालों की सच्चाई भी जान चुके थे। मेरी माँ तो सबको खुशियाँ देने की कोशिश किया करती थी। दादा की बात मान ली, क्योंकि दादा को वह अपने पिता के समान समझती थी। उनको उनसे अपने पिता जैसा ही लगाव था। उनकी खुशी की खातिर मम्मी ने उस टाइम पापा को अपना लिया था और उनसे शादी कर ली थी। जिसके बाद दादा ने उन दोनों के सर पर हाथ रखकर तसल्ली से अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली थी।
माँ ने दादा से किया हुआ वादा निभाया था, पापा को अपने घर ले आई और पूरी इज्जत और सम्मान के साथ पापा को अपने सर्किल और ख़ानदान में सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था। पापा को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वह एक गरीब घर के हैं या उनका बैकग्राउंड क्या था। यूँ खुशियाँ भरी ज़िंदगी दोनों बिताने लगे थे। 4 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। मेरी पैदाइश के बाद उनकी खुशियों को 4 चाँद लग गए थे। मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। मैं चाहता था कि मैं भी उनकी तरह एक कामयाब और अच्छा इंसान बनूं और उनके बाद उनके अस्पताल का नाम यूं ही बढ़ता रहे। वह मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनाना चाहती थी, पर मेरे पापा की इच्छा कुछ अजीब सी थी। वह चाहते थे कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरे पापा भी माँ को यही कहा करते थे, लगता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। मेरे पापा तो फौज में अपने बेटे को देखना चाहते थे, मगर मेरे पापा का सपना तो सपना ही रह गया था। मेरी पैदाइश के 12 साल बीत जाने के बाद भी मेरे और कोई बहन भाई नहीं हुए थे। मेरे 13 साल के होते ही एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता को भी कैंसर हो गया था, वह भी लास्ट स्टेज पर पता चला था। मेरी माँ कुछ भी नहीं कर पाई थी, हाथ मलते रह गई थी। अचानक से इस दुनिया से मुंह मोड़कर चले गए थे। मैं तो अपने पिता पर जान निछावर करता था। मेरे पिता के जाने के बाद मेरी दिमागी हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं बेहद बीमार हो गया था और 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा था। मैं अपने पिता की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यही हाल मेरी मम्मी का भी था, लेकिन वह मेरे लिए खुद को संभालते हुए थी, लेकिन मेरी हालत देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब मम्मी को मेरी नानी ने दूसरी शादी की राय दी थी, पर वह दूसरी शादी तो नहीं करना चाहती थी, मगर मेरी हालत को देखते हुए उन्हें ये कदम उठाना ही था। यूँ तो मेरी माँ के करोड़पति होने की वजह से कई रिश्ते आए थे, मगर मेरी माँ किसी समझदार आदमी से शादी करना चाहती थी, जो मुझे संभाल सके और मुझे बाप का प्यार दे सके, मेरी देखभाल कर सके। यही सब सोचते हुए मेरी माँ इस फैसले पर पहुंची। एक शादीशुदा मेरी मम्मी के जानने वालों में से ही वह आदमी था। मेरी मम्मी उनको अच्छी तरह से जानती थी और पहचानती भी थी, और मेरी माँ के साथ ही वह पढ़ा लिखा था, लेकिन वह अलग कास्ट का था। उसने अपनी शादी लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अपनी बेटी को जन्म देते ही इस दुनिया से जा चुकी थी। वह बाप बेटी अकेले रहा करते थे। इधर हम माँ बेटे भी अकेले थे। ऐसे में मेरी माँ ने ये फैसला किया था कि उस लड़की को माँ का प्यार मिल जाएगा और मुझे अपने बाप का प्यार मिल जाएगा। यूँ हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और यूँ उन्होंने एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली थी। उस आदमी के पास भी एक 12 साल की बेटी थी। मेरा सौतेला बाप और सौतेली बहन दोनों ही अच्छे थे। सौतेला बाप मेरा पूरा ख्याल रखता था, मुझे प्यार भी करता था। जल्दी ही मैं उसके साथ घुल मिल गया था, लेकिन मैं अपने सगे बाप को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। वक्त बीतता जा रहा था। मेरी माँ की इच्छा के हिसाब से मैंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं जॉब भी करने लगा था। दूसरी तरफ मेरी बहन भी इस फील्ड में आना चाहती थी, मगर वह पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी। माँ ने उसे कहा कि तुम फैशन डिज़ाइनर कर लो, डॉक्टर की पढ़ाई करना इस तरह से तो आसान नहीं था। मेरी माँ ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में करवा दिया है और वह 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हारी फ़्लाइट है। माँ की बात सुनकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई थी और वह विदेश नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ उसको बिल्कुल कामयाब इंसान देखना चाहती थी। आजकल यहाँ पर उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कियों के साथ हो गई थी। उसके बाद तो माँ ने ये बहुत ज़रूरी समझा था कि मेरी बहन को इस माहौल से निकाल कर रहेगी। मेरे सौतेले पिता ने इसके बारे में घर में काफ़ी झगड़ा किया था और मना भी किया था। वह अपनी बेटी को विदेश नहीं भेजना चाहते थे। मेरी माँ ने मेरे सौतेले पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी माँ तो ये सब उसके भले के लिए कर रही थी, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपना भविष्य संवार सके, वरना जो उसकी हालत थी उसे कभी भी नौकरी नहीं मिलनी थी। पर मेरे सौतेले बाप ने भी अपनी बेटी की हिमायत में बोल पड़े थे कि क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, ये सब कुछ उसी का तो है, उसके बाद उसके पीछे उसकी नस्लें बैठकर खाएगी तो भी कुछ कम नहीं होगा। मेरी माँ को मेरे सौतेले बाप की ये बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल भी नहीं बदला था और अपनी जान पहचान के लोगों से उसकी काफ़ी हेल्प भी करवाई थी और मेरी सौतेली बहन को लंदन भेज दिया था, ताकि वह अपना कोर्स पूरा करके बिजनेस खोल सके और कुछ कर ले। एक दिन ना जाने मेरी माँ को क्या सूझी कि
उन्होंने वकील बुलवा लिया और शाम का टाइम था। मैं अपने जॉब से वापस आया तो देखा पापा बहुत परेशानी की हालत में आंगन में चक्कर पर चक्कर काट रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से मेरी बेटी का फ़ोन नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैंने अपने पापा से कहा कि परेशान ना हो, मैं अभी माँ से कहकर उसका पता करवाता हूँ। मैंने माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह स्टडी रूम में है। मैं सिर हिलाता हुआ सीधा स्टडी रूम की तरफ आ गया था, जहाँ से वकील निकल कर जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, ये सब क्या है? आपने वकील क्यों बुलवाया था? तो मेरी माँ ने कहा कि आज उन्होंने अस्पताल मेरे नाम कर दिया। आज से मैं अस्पताल का इंचार्ज हूँ। कहने के साथ ही मेरी माँ ने एक फ़ाइल मुझे पकड़ाई थी और कहा कि बेटा, मैंने ये अस्पताल बहुत मेहनत से बनाया है और इसको बनाने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। ये सच है कि इसको बनाने में तुम्हारी नानी ने मेरी बहुत मदद की, मगर उसके बाद भी मेरी उस पर बहुत मेहनत लगी है और मैं चाहती हूँ तुम भी उस पर ऐसे ही मेहनत करो। मैंने अस्पताल को अपने बच्चे की तरह ही पाला है, कभी उस पर कोई खरोंच भी मत आने देना। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगे, पूरी ईमानदारी से अपना काम करोगे और मेरी अमानत की भी हिफाजत करोगे। उसके अलावा आज से ये घर भी तुम्हारे नाम है और कुछ जायदाद भी, जबकि हमारा ख़ानदानी बिजनेस मैंने तुम्हारी सौतेली बहन के नाम कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई समस्या नहीं होगी। मैंने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथ चूमे थे और फिर माँ से कहा, माँ मैं बहुत छोटा हूँ, इतना सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बहुत खुश हो रहा था। खुशी इस बात की नहीं थी कि मुझे दौलत मिल गई थी, बल्कि खुशी इस बात की थी कि मेरी माँ ने मुझे इस काबिल समझा था, मुझ पर भरोसा किया था। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, मगर मेरे दिमाग में ये नहीं आया था जो मेरे साथ होने वाला था। जैसे ही मैंने अस्पताल की जिम्मेदारी हाथ में ली, 2 महीने के बाद ही अस्पताल में शिकायतें मिल रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा था। माँ अलग मुझसे नाराज़ होकर बैठी थी। अस्पताल में लोग कभी नकली दवाइयों की शिकायत लेकर आते तो कभी महंगी फ़ीस की, जबकि अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि अस्पताल की कोई फ़ीस चार्ज भी नहीं था। मैं तो अपनी माँ की तरफ फ्री अस्पताल चला रहा था, मगर ना जाने ये सब कुछ क्या हो रहा था। लाख कोशिश के बावजूद भी ये सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच माँ को अटैक हो गया था और वह मुझसे नाराज़ होकर इस दुनिया से चली गई थी, जहाँ से मैं उनको कभी वापस नहीं ला सकता था। मेरी माँ की मौत के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। तभी मेरी सौतेली बहन ने मुझे संभाला। उसने मेरे सौतेले कज़न को भी अपने साथ में रख लिया था। मेरी सौतेली बहन ने मेरी हालत को देखते हुए कहा, अभी तुम अस्पताल नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। अगर मैं अस्पताल गया तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। उसकी बात तो ठीक थी, मगर यूँ घर पर भी तो नहीं बैठ सकता था। तब मेरे सौतेले कज़न ने मुझे कहा, मैं कुछ दिन तक घर में रहूँ, तब तक वह मेरी जगह अस्पताल देख लेगा। मैं उसकी मक्कारी को उसकी हमदर्दी समझ बैठा था और उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल जाकर क्या कांड कर रहा था। मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैंने फिर से अस्पताल जाने का फ़ैसला किया, मगर मेरे सौतेले पिता और मेरी सौतेली बहन ने मुझे रोक लिया। मैं फिर से उनकी फ़िक्र समझकर रुक गया था, मगर मैं नहीं जानता था कि वह इस हमदर्दी के आड़ में मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे थे। उसके बाद मैंने जितनी बार भी अस्पताल जाने की कोशिश की, वह दोनों मुझे रोक देते थे। अब मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। साथ ही अस्पताल से आने वाले सीनियर डॉक्टर की कॉल ने मेरे शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। एक दिन मैंने नींद में सोने का बहाना किया और घर से बिना बताए अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ा। मगर जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, उसकी बिल्डिंग के सामने रुका तो बिल्डिंग को देखने के साथ ही मुझे हैरानी का झटका लगा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह अस्पताल जिस पर मेरे माँ का नाम जगमगा रहा था, अब उसकी जगह मेरे सौतेली बहन का नाम लिखा हुआ था। मेरी माँ की तस्वीर हटाकर वहाँ मेरे सौतेले बाप की तस्वीर लगा दी गई थी। इस तरह अस्पताल के अंदर का भी पूरे का पूरा इंतज़ाम भी बदला हुआ था। महंगी दवाई, महंगे इलाज, दूसरे इलाज की फ़ीस तो आसमान से बात कर रही थी। सिर्फ चेकिंग फ़ीस भी हज़ारों से शुरू हो रही थी। मेरा दिमाग ये सब देखकर चकराने लगा था। मैंने जल्दी से रिसेप्शन से अपने बहन का पता पूछा, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा।
मेरा इरादा उससे सिर्फ 2 टूक बात करने का था। अभी मैं उसके दरवाजे पर ही पहुंचा था कि जब अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम जकड़ दिए थे। मेरा पूरा बदन किसी जलजला की तरह हिल गया था। मैंने जल्दी से अपना वकील के नंबर पर मैसेज भेजा था। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर मेरी सौतेली बहन के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, मेरी बहन ने जल्दी से वहाँ पर पड़ा पेपर वेट उठाकर मेरे सर पर दे मारा और उससे मुझे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ था। पल भर के अंदर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे आज 10 साल बाद होश आया था। ये सब कुछ मेरे सौतेले बाप और मेरी बहन ने किया था, सिर्फ दौलत के खातिर किया था, जबकि मेरी माँ ने उनके नाम सारा बिजनेस किया था। मगर उसे तो ये अस्पताल चाहिए था, क्योंकि उसकी नज़र में प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता था। अगर उनमें महंगी दवाई, महंगी फ़ीस, महंगे टेस्ट, बाकी इलाज भी पूरा प्राइवेट किया जाए। यही वजह थी कि उसे पता था कि मेरी माँ ने अस्पताल मेरे नाम कर दिया तो उसका सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई दिया था। उसने तो यही सोचा था कि मेरी माँ के बाद सब कुछ उसी का है और ये सब अपनी मर्जी से ही चलाएंगी। लेकिन ये खबर सुनते ही वह अगले दिन ही लंदन से वापस आ गई थी और उसने छुपकर अस्पताल में गैर कानूनी काम शुरू कर दिए थे। उसका मकसद मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाना था, ताकि मेरी माँ अस्पताल मुझसे ले ले और उसके नाम कर दे। उसमें यह काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, मगर सही वक्त पर मेरी माँ को उसकी असलियत का पता चल गया था। उसने मेरी माँ का कत्ल करवा दिया था। उस दिन अस्पताल में वह मुझे भी मार देती, लेकिन जब उसे मेरी असलियत के बारे में पता चला तो मजबूरन उसे मुझे ज़िंदा रखना पड़ा था, क्योंकि उस दिन उस कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने भी सुन लिया था। माँ ने बिजनेस और जायदाद जो हिस्सा उसके नाम किया था, उसकी सच्चाई जानने के बाद से वसीयत बदलकर वह भी मेरे नाम कर दिया था। और फिर मैंने भी उसी टाइम खड़े खड़े वकील को मैसेज किया था कि मेरी वसीयत लिख दे। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी सारी जायदाद किसी सरकारी अस्पताल के नाम चली जाए। मेरे इसी मैसेज की वजह से मेरी बहन को मुझे जिंदा लाश बनाकर रखना पड़ा था और मेरी बीमारी का नाम देकर खूब अपनी इच्छा पूर्ति करती रही। मुझे होश में आता देखकर वह डरकर भागने लगी थी। अस्पताल पूरे 1 महीने तक सील कर दिया गया था। उसके बाद मैंने सारा अस्पताल नए सिरे से फिर से ओपन करवाया था। उसको फिर से मेरी माँ के अस्पताल जैसा बना दिया था, जैसा मेरी माँ चाहती थी। बिल्कुल वैसा ही। उस किस्से को अब 5 साल बीत चुके हैं। मेरी बहन अभी तक जेल में है, जबकि सौतेला बाप खुद ही घर से जाने कहाँ फरार हो गया है। मेरे अस्पताल में रोज़ाना सैकड़ों मरीज मुफ्त में इलाज करवाने आते हैं और उन्हें सारी सुविधा मुफ्त में दी जाती है। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।